प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं एक लंबी अवधि के बाद दुर्गा पूजा के बाद 2 सप्ताह के बाद मैं आपको वीडियो दे पा रहा हूँ, क्योंकि पूजा की छुट्टी और कुछ मेरी तबीयत बहुत अचानक खराब हुई थी। इसी कारण मैं वीडियो देने में असमर्थ था। तो लंबी अवधि के बाद आज वीडियो मैं 11 अक्टूबर को प्रस्तुत कर रहा हूँ, दिन शनिवार है। तो आप परीक्षा में लगे हुए हैं, 71वीं पीटी आने वाली है इसी महीना और 17वीं की अगली महीना मेंस की रिज़ल्ट आने वाली है। आप निरंतर लगे रहें जब तक आपको अंतिम कामयाबी नहीं मिल जाता है, आप बड़े पद पर बिहार पर आसीन नहीं हो जाते हैं, तब तक आप अपनी लक्ष्य के प्रति अडिग रहें। मेरी शुभकामना बनी रहती है। जिस तरह अपने एक पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत सारा चिंतित रहता है, उसी तरह मैं एक अच्छे शिक्षक होने के नाते मैं आप लोगों के प्रति काफ़ी चिंतित रहता हूँ। क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी सफलता है, आपकी जीत में ही मेरी जीत है। तो निश्चित तौर पर मेरे विश्वास भी है, पूर्ण रूप से भरोसा भी है आप पर कि आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं आप लोग। कुछ छात्र तो मैं मुझे विश्वास है मैं बार-बार कर रहा हूँ कि इस बार वो बिहार के टॉपर में आने वाले हैं 17वें बीपीएससी। मेरे लिए वो शुभकामना के पात्र होंगे जब वो बिहार टॉपर कर जाएँगे। तो निश्चित तौर पर मैं ज़्यादा समय को व्यतीत नहीं करते हुए अपनी वाणी को शुरू कर रहा हूँ। तो आज की जो कड़ी है, वो है चौहान वंश, है ना? तो ध्यान दीजिए 7वीं से 12वीं शताब्दी, है ना? तो प्राचीन भारत का जो अंत है, वो चौहान वंश को माना जाता है और चौहान वंश के बाद इतिहास में एक परिवर्तन होता है और मध्यकाल आ जाता है। भारत में तुर्क सत्ता मोहम्मद गौरी के रूप में आसीन हो जाते हैं और वहीं से मुस्लिम शासक शुरू हो जाता है और मध्यकाल शुरू हो जाता है। अब बात होती है चौहान है कौन? तो चौहान जो है गुजरात और राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में बसे हुए थे और यह एक कबीला थे जिसका नाम है चरणमान कबीला और इसी चरणमान से इसकी उत्पत्ति चौहान वंश की। तो राजस्थान और गुजरात के आसपास बहुत शक्तिशाली शासक थे गुर्जर प्रतिहार वंश। उन्होंने ही त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। 200 वर्षों तक युद्ध हुई थी और उसमें गुर्जर प्रतिहार काफी मजबूत थे। लेकिन जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है शक्ति बहुत कम गया, तो उस शक्ति के बाद उसी गुजरात और राजस्थान में चौहान वंश की उत्पत्ति हुई 7वीं से 12वीं शताब्दी। दैट्स ऑल। अब बात होती है कि जब यह चौहान वंश आए, गुजरात और राजस्थान क्षेत्रों में इसका क्षेत्र है, इनके द्वारा जो शासित क्षेत्र है ना? उसको सपद लक्ष कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं आप लोग। सपद लक्ष यानी चौहान वंश के द्वारा जो शासित क्षेत्र है, उसको सपद लक्ष कहा जाता है और यह एक कबीला है चरणमान और इसी चरणमान से चौहान वंश की उत्पत्ति हुई और यह किसके सामंत है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत है ना? एक कबीला के रूप में। अब बात हुई कि जो 7वीं से 12वीं शताब्दी में चौहान वंश है, इसमें शाकंभरी चौहान सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं कबीला के रूप में। और शाकंभरी आपको हम बता दें कि यह जो शाकंभरी है जिसे सांभर भी कहा जाता है, यह अजमेर है। अभी राजस्थान में जहाँ अजमेर है, वो कभी सांभर क्षेत्र हुआ करता था, उसको शाकंभरी क्षेत्र भी कहते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अजमेर का पुराना नाम शाकंभरी है, जिसकी स्थापना चौहान वंश के द्वारा की गई, है ना? अब बात होती है कि यह जो चौहान वंश है, तो चौहान वंश के जानने के कई अभिलेख हैं, है ना? इस अभिलेख में बिजोलिया अभिलेख है ना? इसके बाद बिजोलिया अभिलेख के बाद अजमेर अभिलेख है, बरल अभिलेख है ना? तो बिजोलिया अभिलेख के द्वारा चौहान वंश का पता लगता है, जो सोमेश्वर के द्वारा राजा सोमेश्वर के द्वारा उत्कीर्ण कराए गए थे। इसके बाद जो अजमेर अभिलेख वो राजा विक्रदेव विशलदेव चतुर्थ के द्वारा स्थापित कराए गए थे। चौहान वंश का अंतिम प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा बरल अभिलेख की भी रचना हुई। तो फिर सुनिएगा कौन-कौन बोल रहे हैं बिजोलिया अभिलेख, है ना? बिजोलिया अभिलेख किसके द्वारा है? सोमेश्वर के द्वारा है।
इसके बाद हम आपको बताए थे अजमेर अभिलेख। तो अजमेर अभिलेख की रचना विग्रह राज बिसल देव चतुर्थ के द्वारा की गई और बरल अभिलेख की रचना पृथ्वीराज चौहान के द्वारा की गई। पृथ्वीराज चौहान। तो चौहान वंश की उत्पत्ति के लिए यह बता रहा है बिजोलिया अभिलेख, अजमेर अभिलेख, बरल अभिलेख से चौहान वंश की पूरी जीवनी का पता लगता है, उसके राजा के कार्यकाल, उसके राजा की उपलब्धि की पता लगती है। और चौहान वंश के जो महाकाव्य हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है इसके प्रतापी राजा विक्रमविसल देव के जो राज कवि हैं सोमेश्वर, और सोमेश्वर के द्वारा ललित विग्रहाज पुस्तक की रचना की गई। और इस पुस्तक से भी चौहान वंश का पता लगता है। और पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि हैं चंदरबाई, जो प्राचीन भारत के महान हिंदी के कवि हैं, जो हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य लिखा था, उसका नाम है पृथ्वी राज रासो, और इसके द्वारा भी चौहान वंश का पता लगता है। डेट्स ऑल। हम पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूपीएससी के व्यू से हम तोड़ते हैं, चाहे वो मैं कॉलेज में पढ़ाऊं, चाहे हर बिंदु पर पढ़ाऊं, क्योंकि आप जब तक यूपीएससी की अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो बीपीएससी संभव नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड आ रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक एक बिंदु पर क्लियर होना चाहिए। अब बात आइए कि चौहान वंश के जो राजा हैं 7वीं शताब्दी में वासुदेव नाम के राजा ने इस चौहान वंश की स्थापना की। इसके बाद इसके राजा हुए अजय राज द्वितीय, और अजय राज द्वितीय हैं। इसके बाद है अर्णोराज प्रतापी राजा, इसके पुत्र थे जगदेव, और इसके बाद है विग्रराज चतुर्थ बिसल देव, और इसके बाद है पृथ्वीराज चौहान, है ना, जिसे राय पिथोरा भी कहा जाता है। तो मैं थोड़ा इस पर पूरा डिस्कशन कर रहा हूं। तो चौहान वंश के जो संस्थापक हैं 7वीं शताब्दी में वासुदेव हैं। इसके बाद जो अजय राज द्वितीय हुए, यही अजय राज द्वितीय ने अजमेर शहर की स्थापना की। अजमेर शहर जो शाकंभरी पहले हुआ करता था, इस शाकंभरी का पूरा मॉडर्नाइज किया और अजमेर शहर को बसाया, इसलिए अजमेर शहर के संस्थापक अजय राज द्वितीय है ना। इसके बाद जो है इसके प्रतापी राजा अर्णोराज हुए, और अर्णोराज जो है इसके पुत्र जगदेव ने इसकी हत्या कर दी। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ विग्रराज विशलदेव इस वंश के सबसे प्रतापी राजा है। वो एक विजेता भी है, एक लेखक भी है, एक कवि भी है, और एक महान निर्माता भी है। तो विग्रराज विशलदेव इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हैं। और विग्रराज विशलदेव ने गुजरात के चालुक्य वंश के कुमार पाल को भी हराया था। नंबर एक बात, विग्रराज देव विशलदेव एक नाटक लिखे हैं हरिकेल, जो प्राचीन भारत के इतिहास में काफी चर्चित नाटक है, और इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं हरिकेल किसके द्वारा लिखी गई है, तो विग्रराज विशलदेव चतुर्थ के द्वारा लिखी गई है, महान प्रतापी राजा चौहान वंश। अब बात होती है कि विग्रराज विशलदेव के जो दरबारी कवि हैं, राज कवि हैं, उसका नाम सोमेश्वर है, और उन्होंने ललित विग्रहाज पुस्तक की रचना की है। उससे विग्रराज विशलदेव का तो पता लगता ही लगता है, समूचे चौहान वंश का भी पता लगता है। विग्रराज विशलदेव शिव के बहुत बड़े पुजारी हैं, और इसी अजमेर में वो संस्कृत कॉलेज खोले थे, और इसी संस्कृत कॉलेज को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाया था, जो भारत की पहली मस्जिद भी मानी जाती है। तो निश्चित तौर पर विग्रराज विशलदेव बहुत प्रतापी राजा हैं। इसके बाद राजा हुए सोमेश्वर। सोमेश्वर ने बिजोलिया अभिलेख की रचना की है, और सोमेश्वर के पुत्र जो है पृथ्वीराज चौहान, जो अंतिम प्रतापी राजा माना जा सकता है चौहान वंश का, जिसे राय पिथोरा भी कहते हैं। और यह पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले गुजरात के जो चालुक्य वंश थे भीमदेव प्रथम को हराया, यानी भीमदेव प्रथम को हराया, वह पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद चंदेल वंश के सबसे प्रतापी अंतिम प्रतापी राजा परमादेव थे, उसको परास्त करते हैं, और उसके 2 महान सेनानायक अल्लाह और उद्दल लड़ते हुए मारे जाते हैं। उसकी वीरता की कहानी अजमेर की धरती पर अंकित है स्वर्ण अक्षरों में। तो निश्चित तौर पर वो चंदेल वंश के परमादेव को अंतिम शासक को हराते, बहुत प्रतापी राजा हैं, काफी प्रतापी राजा हैं।
इसके बाद इन्होंने आप देख रहे हैं कि भीमदेव को गुजरात के चालुक्य वंश को हराए और इसकी लड़ाई सबसे मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी इसके शासनकाल पे आक्रमण की। तो मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हरा देते। परंतु पृथ्वीराज चौहान जो है कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्यार करते थे, जिसके कारण वो काफ़ी गुस्सा में थे जयचंद और जयचंद जाके मोहम्मद गौरी से मिल जाते हैं और तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है, तो जयचंद जो है मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं, इसलिए उसको अभी गद्दार राजा कहा जाता है और बात-बात में कई आप देखते होंगे गद्दार लोग को जयचंद की उपमा दी जाती है। पृथ्वीराज चौहान के जो सबसे परम मित्र भी हैं और दरबारी कवि भी हैं और हिंदी महाकाव्य के बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, उसका नाम है चंद्रवाई और वो चंद्रवाई पृथ्वीराज पुस्तक की रचना की है, पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है और इसी पुस्तक से पृथ्वीराज चौहान का भी पता लगता है। जब तराइन के द्वितीय युद्ध में जब मारे जाते हैं, तो मोहम्मद गौरी इसके पुत्र गोविंद को अजमेर की धरती पर शासक बनाते हैं। तो ये कहानी बनती है आप लोगों के लिए। मैं चौहान वंश को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ था। एक-एक बिंदु को यूपीएससी के बिंदु से बहुत सारी किताब में बहुत सारी चीज़ नहीं मिलेंगे, जो मैं आज बोल दिया हूँ अपनी वाणी से आप उसको देखें, अपना लाभ उठाएँ और बच्चे मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि आप हमेशा लगे रहें, कुछ नहीं देखें, सिर्फ़ अपनी मंज़िल को देखें और सफल होकर एक अच्छे नागरिक बने और इसी के साथ मेरी शुभकामना आप लगातार बनी रहती है। मैं अपनी वाणी और वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।